याद करो, जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन है, 3 प्रकार की बताई थी मैंने, पहले 2 प्रकार की बताई थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो जो एक्टिवली हो रहा है, पुश कर रहा है, एटीपी यूज करके हो रहा है, एनर्जी यूज करके हो रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो जो कि आपको एनर्जी यूज नहीं करने वाली, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अपने आप ही चीजें जा रही हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में 2 प्रकार का ट्रांसपोर्ट था। कौन सा बेटा, तुम बोलो, पिछली बार बताया था, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या था, जब मेम्ब्रेन से अपने आप क्रॉस कर रहा है और लिपिड की बायोलिपिड लेयर थी ना, उसके बीच में से आराम से मॉलिक्यूल निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है उसको, वो सिंपली लिपिड के मॉलिक्यूल के बीच में से निकली जा रहा है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन ये था। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या था, कोई फैसिलिटेट कर रहा है उस डिफ्यूजन में, उसको निकलने में हेल्प कर रहा है। कौन, प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं वो निकलने की हेल्प कर रहे हैं। याद आया? फिर मैंने क्या बताया था, चाहे एक्टिव हो, चाहे पैसिव डिफ्यूजन हो, चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज अमाइनो एसिड, तीनों में ग्लूकोज अमाइनो एसिड तो ठूस दो, ठूस दिया। फिर एक्टिव में, अच्छा फिर सोडियम क्लोराइड ले लो, नमक ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, उसको तोड़ दो, सोडियम को एक्टिव में डाल दो, क्लोराइड को पैसिव में डाल दो। हो गई इतनी बात, सोडियम को एक्टिव में डाल दो, क्लोराइड को पैसिव में डाल दो। फ्रक्टोज को, एफ से फ्रक्टोज, एफ से फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड को सॉरी फ्रक्टोज को फैसिलिटेटेड में डाल दो। कौन बचा, सिर्फ लिपिड्स बच गए, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बच गए, उनको सिंपल डिफ्यूजन में डाल दो। पहली बात ये हुई थी। दूसरी बात ये हुई थी कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से तो होते हैं, बट पहले उनका ल्यूमेन में मिसेल बनता है, फिर मिसेल से वो सेल के पास जाते हैं, फिर अंदर घुस जाते हैं, सेल के अंदर घुस जाते हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर घुस जाते हैं, वहां पे वो प्रोटीन से कोट हो जाते हैं, सेल के अंदर उनका काइलोमाइक्रोन बनता है। याद आया ना पिछली बार कैसे बताया था? ये फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एब्जॉर्प्टिव सेल है। फैट के मॉलिक्यूल्स पहले यहां पे मिसल बनते हैं, यहां बाइल सॉल्ट से इनको कवर कर लेते हैं। क्यों कवर कर रहे थे बाइल सॉल्ट से, याद आया? पानी से बचाने के लिए कवर कर रहे थे ना। ये वाटर से नफरत है इनको भैया, लिपिड को तो वाटर से नफरत होती है, वाटर में जाती लिपिड ऐसे हो जाते, प्लीज डोंट टच मी, ऐसे हो जाते हैं ना। तो यहां पे बाइल सॉल्ट्स ने इनको कवर कर लिया था, मिसेल बना लिया था, मिसेल इनको यहां तक छोड़ के आए थे, उसके बाद मिसेल बाहर ही रह गया था और ये अंदर चले गए थे, ग्लिसरॉल फैटी एसिड अंदर चले गए थे। फिर इनको किसने कवर किया था पिछली बार, बताओ जल्दी? प्रोटीन ने कवर किया था। इसको क्या बोला था अभी, स्ट्रक्चर को काइलोमाइक्रोन बोला था। काइलोमाइक्रोन अब कहां घुस जाएगा, जल्दी बोलो, पिछली बार बताया था लिम्फेटिक वेसल में। सो लिम्फेटिक वेसल जिसे लैक्टियल कहते हैं, दैट ट्रांसपोर्ट्स काइलोमाइक्रोन्स, फैट के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्पफुल होता है। बाकी सारी चीजें जो भी घुसती हैं अंदर वो सारी ब्लड में जाती हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो क्लोराइड हो। ठीक है, इतनी बात हो गई थी। चलो आगे चलते हैं। एक तुम्हारी एनसीईआरटी में टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जीआईटी। जीआईटी में देखो मेजर इन टेबल इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान से सुनना। देखो जो अभी तक मैंने तुम्हें एब्जॉर्प्शन बताया, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा, फ्रक्टोज एब्जॉर्ब हो जाएगा, सोडियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्लोरीन एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो सब कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स यहां पे हो रहे हैं एब्जॉर्ब।
लिख दूं ये बात? मेजॉरिटी ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स यहां पे हो रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जितने भी थे, फ्रक्टोज, देन अमाइनो एसिड्स। बोलो, प्रोटीन के टूटने से क्या बनता है? अमाइनो एसिड बनता है, अमाइनो एसिड्स। देन फैट के टूटने से क्या बनता है? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, फिर सोडियम, क्लोराइड। ये सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रही हैं बेटा। अब मेजॉरिटी स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में मैंने बोला था? जल्दी बोलो। ड्यूडेनम में मैक्सिमम क्या हो रहा था? डाइजेशन हो रहा था, डाइजेशन हो रहा था। जेजुनम और इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा था। याद आया तुम लोगों को? पहले पार्ट में डाइजेशन, बाकी दूसरे दो पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन। कॉमन सेंस की बात है, पहले डाइजेशन होगा, बाद में ही एब्जॉर्प्शन होगा, है ना? ठीक है। अभी इसमें और इसमें भी हल्का हल्का एब्जॉर्प्शन होता है, वो हमें याद करना है। छोटी छोटी बातें, कोई मुश्किल बात नहीं है। माउथ में सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये वो ड्रग्स नहीं है, वो ये वाली ड्रग्स नहीं है, ठीक है? चरस, गांजा, अफीम वाली ड्रग्स नहीं है। ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन है, ठीक है? तो हमारी जो टंग होती है ना बेटा, टंग के नीचे देखो एक सॉफ्ट सा पोर्शन है, करो, सॉफ्ट पोर्शन है ना, एक सॉफ्ट पोर्शन है ना, वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्टिव होता है। वहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। देखो एब्जॉर्प्शन करने का क्या तरीका है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स जहां पे भी वहां पे एब्जॉर्प्शन हो जाती है ना? तो लोअर सरफेस पे बहुत सारी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो बक्कल कैविटी, माउथ तो खैर सही टर्म नहीं है, इसको बक्कल कैविटी लिख देते हैं, बेटर टर्म है। माउथ तो ओपनिंग होगी ना। अभी ज्यादा सही टर्म है। तो बक्कल कैविटी में ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। बात खत्म हो गई। स्टमक पे आ जाओ। स्टमक को याद करने का मैं तुम्हें तरीका बताती हूं। एक ग्लास लो, उसमें दारू भरो, अल्कोहल भरो, अल्कोहल डाल दी। अभी इसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ। अल्कोहल में पानी मिलाते हैं थोड़ा सा, लो मिला दो। पानी मिला दिया। अब इसमें थोड़ी चीनी डाल दो। चीनी किस कलर से बनाऊं बताओ? येलो से बना लेते हैं। अब ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्या क्या किया? एक गिलास लिया, दारू का ग्लास लिया, दारू डाली, उसमें अल्कोहल लर्न करना है हम लोगों को बेटा। अल्कोहल लिया, उसमें थोड़ा पानी बनाओ, पैक बना लेते हैं। चलो पानी डालो, डाल लिया। अब तुम्हें अल्कोहल बहुत कड़वी लग रही है तो तुमने क्या किया? थोड़ा सा चीनी डाल लिया, उसमें चीनी डाल लो, मिक्स कर दो। अब ये सारा कुछ स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या क्या एब्जॉर्ब करता है स्टमक? अल्कोहल, वाटर, सिंपल शुगर्स। इस बात को याद रखना है, पैग वाली बात को याद रखना है। वाटर, अल्कोहल और सिंपल शुगर एक जार में ले लो। अल्कोहल ले लो, पानी डाल दो, शुगर डाल दो, ये सारी चीजें स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। डन। अब आ जाओ लार्ज इंटेस्टाइन पे। जो स्टमक में होता है सबसे पहले वाटर, यहां पे भी वाटर एब्जॉर्ब होता है। मेजॉरिटी वाटर ही एब्जॉर्ब होता है। यहां पे मेजॉरिटी वाटर ही एब्जॉर्ब होता है। सर्टेन ड्रग्स, देखो ये बेचारा ना मांग मांग के लेता रहता है। बक्कल कैविटी में ड्रग्स होता है तो ये कहता है यार मेरे को भी ड्रग्स लेने दो, ठीक है, इसको भी ड्रग्स लिख दिया। यहां पे इतनी सारी चीजें होती हैं स्टमक में, तो ये कहता है चलो एक चीज मुझे दे दो, मैं भी एब्जॉर्ब करना चाहता हूं, तो हमने वाटर दे दिया उसको, वाटर एब्जॉर्ब हो गया। वाटर, ड्रग्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है। एक इसको चलो नया दे देते हैं क्योंकि अभी तक कहीं पे आया नहीं था मिनरल्स एब्जॉर्ब होने वाली बात।
समझ में आया बेटा, बहुत इजी टेबल है। बक्कल कैविटी में माउथ में सिर्फ क्या एब्जॉर्ब होगा, तुमने कोई दवाई ली तो टंग के नीचे से हल्की सी एब्जॉर्ब हो जाएगी, बक्कल कैविटी में वो एब्जॉर्ब हो रहा है। स्टमक में पैग लो, दारू का पैग लो, पानी डालो, चीनी डालो, मिक्स करो, पी जाओ, स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाएगा वो सारी सारी चीजें। स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हें पता है क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन को हमने भीख दे दी, यहां से ड्रग्स उठा ली, बक्कल कैविटी से यहाँ पे ड्रग्स डाल दी, स्टमक से वाटर उठा लिया, यहाँ पे वाटर डाल दिया, और एक इसका अपना दे दिया मिनरल्स। आई होप आई एम क्लियर। इसको क्लिक कर लो, मैं साइड में हट रही हूं। डन, चले अगले टॉपिक पे। गुड, चलो, मतलब कि एब्जॉर्प्शन खत्म है, आ जाओ। अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या बचा है, थोड़ी सी मैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करनी, स्मॉल इंटेस्टाइन तो हमारी खत्म हो गई, सारी हमने बात कर ली है ना। लार्ज इंटेस्टाइन बचा है, थोड़े से डिसऑर्डर्स बचे हैं, चैप्टर खत्म, मजे करो। चलो, लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखो, ये डायग्राम मैंने तुम्हारे लिए पहले से सुंदर बना के रखा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ेगा। कौन सा वाला पार्ट है ये, डुओडेनम है कि जेजुनम है कि इलियम है, तुम बताओ। इलियम आता है ई से एग्जिट, हालांकि इलियम ई से नहीं शुरू होता है, लेकिन इलियम नाम तो सेम ही लगता है ना, ई से ही तो नाम लगता है ना, तो यहां पे ये इलियम है। यहां पे एक और स्फिंक्टर आएगा। स्फिंक्टर समझते हो क्या था, वन वे ट्रांसपोर्ट करता है, अगर कोई चीज यहां से आ रही है तो इधर जाने देगा लेकिन वापस नहीं आने देगा। स्फिंक्टर्स हमने पढ़े थे, है ना, इसको बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। देखो, ये इलियम है, ये सीकम है, पहला बैग है ना लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को क्या कहते हैं, सीकम। इलियोसिकल स्फिंक्टर है ये यहां पे। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर है जिसको इलियोसिकल स्फिंक्टर कहते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन के मैंने 4 पार्ट्स पहले बताए थे, कौन कौन से, पहला पार्ट सीकम, उसके बाद कोलोन, उसके बाद रेक्टम, उसके बाद एनस, ये वाली बात थी। पहले 3 पार्ट बताए थे, सीकम, कोलोन, रेक्टम और ओपनिंग एनस बताया था। कोलोन के फिर से पार्ट बताए थे बेटा। ये कोलोन ऊपर जा रही है, इसको क्या बोला था, जल्दी बोलो। असेंडिंग, ऊपर जाने वाली कोलोन। ऐसे जाने वाली कोलोन को क्या बोला था, ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स जा रही है बेटा ये, अभी ये नीचे आ रही है, इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलोन। सही बात है, डिसेंडिंग कोलोन। और ये जो एस शेप कोलोन है ना नीचे, देखो ये ऐसे करके जो ऐसे ऐसे एस शेप बनी हुई है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। तो कोलोन के आगे 4 पार्ट्स कर दिए। लास्ट में ये वाला जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें फीसेस स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए। फीसेस बॉडी से बाहर निकलने से पहले यहां पे स्टोर होता है, इसको रेक्टम कहते हैं। और रेक्टम की ओपनिंग को, इस ओपनिंग को एनस कहते हैं। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर। लार्ज इंटेस्टाइन के, चलो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। पहले ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसको सीकम कहते हैं। फिर कोलोन आती है और अल्टीमेटली रेक्टम आता है जिसकी ओपनिंग एनस है। कोलोन के फिर से 4 पार्ट्स हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, फिर रेक्टम आ जाएगा। क्लियर है, इतनी वाली बात क्लियर है? गुड। अब हमें थोड़ा थोड़ा फंक्शंस देखना है हर पार्ट का। आ जाओ। सीकम
एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग है। सीकम को ब्लाइंड सैक कहते हैं बेटा, अंधा बैग। इसका मतलब क्या है? देखो, बॉडी में जब भी तुम्हें कोई कहे ये ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक स्ट्रक्चर है जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग है, वो सिर्फ एक जगह से ओपन हो रहा है और नीचे से बंद है। ठीक है, तो सीकम इज अ ब्लाइंड सैक। सीकम के नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ये तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, जल्दी बोलो। कहां लिखें, कहां लिखें, कहां लिखें? ऊपर लिखते हैं। क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म। बोलो। अपेंडिक्स कहते हैं। बहुत छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन है। देखो बेटा, डाइजेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। डाइजेशन उसमें कोई हेल्प नहीं करता है, लेकिन इसका अभी भी इम्यून सिस्टम में फंक्शन है, तो उस हिसाब से ये वेस्टिजियल नहीं है। इसके अंदर हल्का हल्का लिम्फॉइड टिश्यू होता है। लिम्फॉइड टिश्यू तुम्हें बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें लिम्फॉइड टिश्यू है, उस हिसाब से ये वेस्टिजियल नहीं है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई हेल्प नहीं कर रहा, उस हिसाब से वेस्टिजियल है। तो अगर तुमसे कोई कहेगा कि ये वेस्टिजियल है या नहीं, तो तुम कहोगे हाँ वेस्टिजियल है। एनसीईआरटी के अनुसार भी ये वेस्टिजियल है। ठीक है, वर्मीफॉर्म मतलब कीड़े जैसा, कीड़े जैसा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीकम का लोअर पार्ट है। ठीक है, सीकम के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दिस इज द हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया इन योर बॉडी। ठीक है, यहां पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं बॉडी में। तुम्हें लगता है तुम बहुत ही साफ सुथरे प्राणी हो, बहुत ही क्लीनलीनेस से तुम भरे हुए हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा। तुम्हारी गट में करोड़ों माइक्रोब्स बैठे हुए हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली हेल्पिंग यू टू सर्वाइव। सो माइक्रोब्स आर नॉट ऑलवेज बैड, दोज माइक्रोब्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो तुम्हारी गट में बैठे हुए हैं। ठीक है, और उन बैक्टीरिया का घर है सीकम। ठीक है, तो सीकम को मैं बोल दूं होम ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सीकम का रोल समझ में आ गया, होम ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब आ जाओ कोलोन पे। कोलोन में बेटा कोई डाइजेशन नहीं होती है। जितनी डाइजेशन होनी थी हो चुकी, जितनी मेजर एब्जॉर्प्शन होनी थी हो चुकी। कोलन में मेनली वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। पिछले वाला टेबल देखो, वाटर लिखा था सबसे पहले, लिखा था। कोलन में मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन होती है बेटा। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सीकम में रहते हैं, वो यहां पे भी आके कॉलोनाइज करते हैं। वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में और ऊपर जाके भी रहते होते हैं, उनका घर होता है वो। तो यहां पे इलियम से जब अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल अंदर घुसता है ना, देखो जो डाइजेस्ट होना था हो चुका, जो एब्जॉर्ब होना था हो चुका, अब यहां पे अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल आएगा, वो ऊपर जाएगा यहां से, यही आगे जाके फीसेस बनेगा, है ना। अब ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल में भी कुछ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, हमें लगता है कि कोई न्यूट्रिशन नहीं है, पर तुम्हें ऐसे एनिमल्स के बारे में पता है जो अपनी पॉटी खा जाते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ देम। इसको कॉप्रोफेजी बोलते हैं। दे ईट देयर ओन feces. Why do they eat their own feces? Because feces has some nutrition, so they want to eat it again so that वो उस nutrition को भी ले सके। ठीक है, हम thank God कॉप्रोफेजी नहीं शो करते हैं। So feces has still some amount of nutrition जो हम absorb नहीं कर पाए हैं। ये बैक्टीरिया इस न्यूट्रिशन को ले लेंगे। वो कहेंगे यार तुम नहीं खा रहे, यार हम ही खा लेते हैं, यार बहुत भूख लग रही है यार। ठीक है, वो उस न्यूट्रिशन को ले लेंगे, तो उनका फायदा हो गया। हमारा क्या फायदा हुआ इसमें? वो हमें
इसके बदले में विटामिन सिंथेसाइज करके देते हैं। समझ में आ रही है? जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कुछ बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, दे आर गुड बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, वो हमें न्यूट्रिशन बना बना के दे रहे हैं। न्यूट्रिशन में क्या दे रहे हैं? विटामिन्स। तो कौन से 2 विटामिन्स बना के देते हैं? विटामिन बी, विटामिन के। याद रखनी है ये बात, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन के। ये बैक्टीरिया बना रहा है और हमारी गट उसको एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो मेजरली यहां पे क्या हो रहा है? वाटर एब्जॉर्प्शन हो रही है, विटामिन्स का सिंथेसिस हो रहा है, वो विटामिन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ड्रग एब्जॉर्प्शन हो रहा है। साथ में यहां पे बहुत सारे गॉबलेट सेल्स हैं। देयर आर लॉट ऑफ गॉबलेट सेल्स which are releasing lot of mucus. Now you understand why they are releasing mucus, because you want a smooth passage for the removal of feces. तुम नहीं चाहते ना feces जा रहा है और इधर बज रहा है और उधर बज रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन को डैमेज कर रहा है और रिमूव करने में मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन बहुत सारा म्यूकस रिलीज कर देती है अंदर से। ठीक है, और म्यूकस रिलीज करती है तो वो फीसिस के ऊपर लपट जाता है, फिर फीसिस इजीली पास आउट हो जाता है। बस लार्ज इंटेस्टाइन में यही है। एक और चीज कर लो, एक और चीज कर लो। ये पाउचेस देख रहे हो तुम, लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे पाउच स्ट्रक्चर क्यों है? एक्चुअली 4 लेयर्स तो वही है। कौन कौन सी 4 लेयर्स होती है प्यारे बच्चों, होनहार बच्चों बताओ? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, सेरोसा। तो मस्कुलरिस में इसके कुछ बैंड्स होते हैं। मस्कुलरिस में जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है, 2 होती है ना, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल होती है ना। जो लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स हैं वो उसमें से कुछ बैंड्स कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। जैसे ये एक लॉन्गिट्यूडनल बैंड है मसल का, ऐसे 2 और बैंड्स हैं। मतलब टोटल में 3 बैंड्स हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल के जो हल्का सा कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। इन बैंड्स को बोलते हैं टीनिया कोलाई। क्या है ये? इट इज अ बैंड ऑफ स्मूथ मसल। इनकी कॉन्ट्रैक्शन से, क्या बोला मैंने अभी तक? मैंने ये कहा है स्मूथ मसल है मस्कुलरिस में, उसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल है। लॉन्गिट्यूडनल मसल के 3 बैंड्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। हो गए कॉन्ट्रैक्टेड, तो ये स्मूथ ना होने की बजाय पाउचेस बन जाते हैं। इसमें कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसे सिकुड़ेगी ना वो, तो इन पाउचेस को हॉस्ट्रा कहते हैं बेटा। HAUSTRA। बैंड्स को टीनिया कोलाई कहते हैं, पाउचेस को हॉस्ट्रा कहते हैं। डन हो गया, सब खत्म है। लास्ट बात ये है, यहां से एक मास इंजेक्शन की बात बता रही हूं। अभी सब कुछ कर लिया तुमने, इंजेक्शन कर लिया, फूड खा लिया, डाइजेशन कर लिया। अब इंजेक्शन की बारी है, बॉडी को बाहर बॉडी से बाहर निकालना है ना, जो अनडाइजेस्टेड वेट। एसिमिलेशन की बात यहां पे नहीं करेंगे। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन क्या होता है? जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट ब्लड में गया है उसको हमारी बॉडी के सेल्स यूज कर लें, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन यहां पे नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग से चैप्टर है रेस्पिरेशन नाम का, कि फूड जो डाइजेस्टेड है, जो ब्लड में चला गया है, अब उसका आगे क्या होगा वो यहां नहीं करेंगे, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। यहां पे क्या करेंगे? इंजेक्शन, बाहर निकालना है अब खाने को नहीं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को। तो यहां से एक मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आएगी। मास पेरिस्टाल्टिक मतलब बड़ी सी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आएगी। पुश 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 कर करके सारे फीसेस को यहां पे फिल कर देगी, रेक्टम में फिल कर देगी। अब इसको बाहर रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो मैं तुम्हें बता देती हूं। पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। फिर इंजेक्शन में न्यूरल कंट्रोल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। लो चलो, ले लिया।
डन 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 बच्चों, डन। चलो आगे बात करते हैं। थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा। देखो बेटा, ये एनस है, ठीक है। इसके दो स्फिंक्टर्स होते हैं। अब मैं स्फिंक्टर्स बोलूंगी तो कोई भी ये नहीं कहेगा भगवान क्या बोल दिया। एनस के ऊपर दो स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करेंगे द रिमूवल ऑफ फीसेस को फ्रॉम द बॉडी। ओके, फर्स्ट स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ smooth muscles and second sphincter is made up of skeletal muscles. Thank God for them. जब भी ये मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आएगी तो पहला स्फिंक्टर ओपन होएगा स्मूथ मसल्स का, ठीक है। स्मूथ मसल्स का स्फिंक्टर कैसे ओपन होगा? यहां पे स्ट्रेच पड़ेगा, यहां पे फीसिस आ जाएगा ना, यहां पे फीसिस आ जाएगा, तो फीसिस की वजह से स्ट्रेच होएगा ये वाला पार्ट। अगर ये स्ट्रेच होएगा तो यहां से ब्रेन को सिग्नल्स जाएंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे, यहां पे सिग्नल जाएंगे ब्रेन को कि यार कुछ स्ट्रेच हो रहा है। तो ब्रेन एनालाइज करेगा, अच्छा फीसिस आया है, तो ब्रेन वहां से कहेगा कि प्लीज ओपन दिस स्मूथ मसल स्फिंक्टर, पहला स्फिंक्टर खुल जाएगा। देन जैसे ही ये खुलेगा यू विल फील दैट प्रेशर टू गो टू टू द लू, टू द वॉशरूम, यू विल फील लाइक दैट। बट थैंक गॉड फॉर द स्केलेटल स्फिंक्टर दैट ऐसा नहीं होता ना कि हम बस में बैठे हैं एंड वी फील लाइक यार देयर इज अ प्रेशर एंड वी डू इट ओवर देयर, वी डोंट डू दैट। होपफुली यू डोंट डू इट, आई एम जस्ट एज्यूमिंग, क्योंकि वी हैव अ कंट्रोल ओवर दिस स्फिंक्टर, स्केलेटल मसल वाला स्फिंक्टर। सो देन व्हेन वी फील द अर्ज, देन वी फाइंड अ प्रॉपर प्लेस, होपफुली अ वॉशरूम, एंड देन वी कैन ओपन इट विद अवर ओन विल। हम खुद इसको ओपन कर सकते हैं एंड देन देयर इज रिमूवल ऑफ फीसेस। इस पूरे प्रोसेस को ईजेशन कहते हैं, एंड वाले प्रोसेस को डेफिकेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ फीसेस फ्रॉम द बॉडी। लाओ इस फीसेस की डन डन। ईजेशन हो गया, अल्टीमेटली रिमूव हो गया, उसको डेफिकेशन कह दिया हमने इस प्रोसेस ऑफ रिमूवल को। डन। चलो बेटा कुछ नोट डाउन करना है तो करो, फिर आगे चलेंगे। खत्म, डाइजेशन का प्रोसेस पूरा खत्म, डाइजेस्टिव चैप्टर पूरा खत्म, लास्ट के डिसऑर्डर्स बचे हैं बस थोड़े से। चले देखो, बहुत ना 5 डिसऑर्डर्स हैं जो हमें करने हैं, मजेदार डिसऑर्डर्स हैं। बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं। हर साल जो एनसीईआरटी के पीछे जो डिसऑर्डर्स दिए होते हैं ना, चाहे वो किसी भी चैप्टर के पीछे दिया हो, हर साल उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो हर चैप्टर के पीछे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर के पीछे अराउंड 5 डिसऑर्डर्स दिए हैं। 7 चैप्टर्स हैं, 7 5 जा 35 डिसऑर्डर्स हो गए। 35 डिसऑर्डर्स में से आपको हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता है, तो आप समझ रहे हो 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो तुम आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसऑर्डर्स। हर चैप्टर का डिसऑर्डर्स बहुत अच्छी तरीके से करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके डिसऑर्डर शुरू करते हैं। सिर्फ 5 डिसऑर्डर्स हैं, कतई सिंपल है। जॉन्डिस में देखो क्या होता है। जॉन्डिस में क्या होता है बेटा, मैंने एक बात बताई थी
ये तुम्हारा लिवर है। एक ऑर्गन बताया था स्प्लीन, याद करो, ऐसे करके बना दिया था, बस स्प्लीन लिखा था उसको। मैंने कहा था यहाँ पे ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, आरबीसी का डेथ हो जाता है वहां पे, बताया था ना? बताया तो था, तुमने वीडियो नहीं देखी है तो वापस जाके देखो। स्प्लीन में आरबीसी का डेथ होता है, ठीक है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स हैं, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन को जाने दो अभी, वो ग्लूकोज ग्लाइकोज बना लेता है। हीम जो है टूट के क्या बनाता है? दो पार्ट्स बनाता है, तुम बताओगे मुझे। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो पार्ट्स बनाता है। बाइल पिगमेंट्स बोलते हैं इनको। ये बाइल पिगमेंट्स स्प्लीन से लिवर में जाएंगे। लिवर इन बाइल पिगमेंट्स को कैच करेगा। लिवर के अंदर सेल्स होते हैं, लिवर के अंदर ऐसे लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर सेल्स होते हैं। इन सेल्स को क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट्स। याद है? हिपैटोसाइट्स। ये हिपैटोसाइट्स इस बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को कैप्चर कर लेते हैं, उसको बाइल में मिला देते हैं। बाइल से मिला के वो उसको किस में फेंक देते हैं? यहां से मान लो, समझ रहे हो नहीं मैं क्या बना रही हूं? अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल को फेंक देते हैं यहां से। बाइल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होती है, लेकिन बाइल एक वेस्ट प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का कोई काम नहीं होता। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन यहां से बाहर निकल जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से करते 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 बाहर निकल जाते हैं। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन को लार्ज इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया तोड़ देता है, कहता है लाओ बेटा तुम्हारा बहुत हो गया, इधर आओ, ठीक है। उनको एक कंपाउंड में तोड़ता है जिसको स्टर्कोबिलिन कहते हैं। स्टर्कोबिलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ योर फीसिस, वट एवर कलर इट इज। So thanks to your gut bacteria, you have colored feces. नहीं तो colorless feces होता तो I don't know how the world would have been. So bile pigments remove हो गए, ultimately stercobilin बन गए, बॉडी से निकल गए। Suppose somehow there is too much breakage of RBC. इतना आरबीसी ब्रेक हो रहा है, इतना ज्यादा बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बन रहा है कि लिवर उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा प्रॉपरली। तो वो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन ब्लड में घूमेगा, नहीं निकलेगा, है ना, बॉडी से नहीं निकलेगा। फिर वो जाके तुम्हारे टिश्यूज पे चिपक जाएगा, तुम्हारी आई का जो व्हाइट वाला पोर्शन है, स्क्लेरा है, उस पे, तुम्हारे स्किन पे, तो वो येलोविश नजर आ जाएंगी। अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का कलर येलोविश हो सकता है। अब तुम समझ रहे हो क्यों? क्योंकि स्टर्कोबिलिन का कलर भी येलोविश होता है और फिर फीसिस का कलर भी, यू अंडरस्टैंड, राइट? सो टू मच बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कैन, अगर वो बाइल में पूरा रिमूव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसमें लिवर की गलती नहीं है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो तुम्हारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिपॉजिट हो जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात, सपोज यू आर अ बेवड़ा, तुम दारू बहुत ज्यादा पी रहे हो, तुम्हारा लिवर खराब हो गया है। लिवर खराब हो जाता है ना दारू पीने से, है ना, हो जाता है ना। लिवर सिरोसिस हो सकता है तुम्हें, ठीक है, या फिर तुम्हें कोई लिवर का डिसऑर्डर हो गया है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया तुम्हें, तो लिवर अपना काम सही से नहीं कर पा रहा, तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो अगर नॉर्मली भी बन रहे हैं तो उनको कैप्चर नहीं कर पा रहा है, फिर भी वो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बाइल में नहीं निकल पाएगा, फिर से वो येलोविश कर देगा हमारी स्किन को, है ना। एक और बात, मान लो सब कुछ सही है लेकिन गॉल ब्लैडर से रिमूव नहीं हो पा रहा, बाइल डिपॉजिट हो गया, मान लो यहाँ पे स्टोन्स बन गए, रिमूव नहीं हो पा रहा इजिली। अगर रिमूव नहीं हो पाएगा फिर से ब्लड में चला जाएगा। सो जॉन्डिस क्या है? पहली बात, डेपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन in sclera of eyes, skin, sweat, etc. पहली बात तो जॉन्डिस क्या है, ये तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था सारी स्टोरी बताने से पहले। जॉन्डिस क्या है? तुम्हारे आईज पे वो येलो येलो पिगमेंट दिखने लगेगा, अगर बॉडी से सही से नहीं निकल पा रहा है तो तुम्हारी स्किन येलो हो जाएगी,
ठीक है, क्योंकि वो बॉडी से सही से नहीं निकल पा रहा है। और तो और तुम्हारा पसीना भी येलो आने लगेगा, क्योंकि वो प्रॉपरली बॉडी से फीसिस के थ्रू नहीं निकल पा रहा है। अगर आपका बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन कहीं पे भी यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, आईज में, स्किन में, स्वेट में, तो वो जॉन्डिस है। ठीक है, जॉन्डिस को ही पीलिया कहते हैं, पीलिया, क्योंकि वो पीला कर देता है सब चीजों को। ठीक है, उसके रीजंस क्या है अभी बताया मैंने। कहां लिखो रीजंस, कहां लिखो, कहां लिखो, यहां पे दिखेगा, लिख देते हैं। फॉल्टी लिवर, लिवर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई इंफेक्शन हो गया है, सिरोसिस हो गया, ज्यादा दारू पी लिया, देन टू मच आरबीसी ब्रेकडाउन, आरबीसी का जरूरत से ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है। तीसरा, फॉल्टी रिमूवल ऑफ बाइल, बाइल सही से रिमूव नहीं हो पा रहा। क्यों? मान लो गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स बन गए, कुछ हो गया, नहीं निकल पा रहा, तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। नोट करो बेटा इसको, फिर आगे चलते हैं। चले चले चले, यही बस 4 रह गए। अच्छा, इसके अलावा एक PEM होता है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। आज सिर्फ ये स्लाइड करेंगे लेक्चर में। PEM और विटामिन्स, हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम में NCERT में नहीं दिया हुआ है, बट विटामिन से बाहर वाली जो एग्जाम्स है ना, नीट के बाहर वाले जो एग्जाम्स है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो विटामिन्स वाला अगले लेक्चर में, PEM वाला अगले लेक्चर में, आज सिर्फ ये वाला पेज। डन, चलो शुरू करते हैं। वॉमिटिंग क्या है बेटा? वॉमिटिंग ये है बेटा, खाना स्टमक में आया और किसी रीजन की वजह से स्टमक से बाहर निकल गया माउथ के थ्रू, ये वॉमिटिंग है। क्या बोला मैंने? इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू माउथ। इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू माउथ। ठीक है, क्यों होगा ये? देखो बेटा, तुमने कुछ गंदा खा लिया, कोई बैक्टीरिया खा लिया, उसने टॉक्सिन प्रोड्यूस करने स्टमक कर दिया, तुम्हारे स्टमक में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। HCl से भी नहीं मर रहा है, तो स्टमक को पता चल जाएगा, वो उसको रिवर्स पेरिस्टालिसिस करके, एक टर्म यूज किया मैंने अभी, रिवर्स पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस मतलब नीचे लाने वाला, रिवर्स पेरिस्टालिसिस मतलब ऊपर लाने वाला। रिवर्स पेरिस्टालिसिस से आपका स्टमक का कंटेंट बाहर चला जाएगा। ठीक है, पहली बात वॉमिटिंग समझ में आया। डायरिया क्या है? डायरिया क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ी थी अभी? लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ी थी? टू मच पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है इसमें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जरूरत से ज्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, तो फीसिस बार बार रिमूव हो रहा है बॉडी से, ये डायरिया है। प्लस फीसिस का जो लिक्विड कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। टू मेनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। सेकंड, इंक्रीज्ड फीकल लिक्विडिटी। अब देखो, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से तो पुश होएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करने का टाइम मिलेगा क्या? अगर इतना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन को कुछ एब्जॉर्ब करने का टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड,
ये तीन चीजें होंगी, ज्यादा पेरिस्टालसिस हो गया, लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई और एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा फूड का बिल्कुल भी। कॉन्स्टिपेशन में उल्टा है, वेरी लेस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है बच्चों। उसमें कतई ज्यादा हो गया था, इसमें हो ही नहीं रहा है। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होएगी, फीसेस विल बी रिटेन्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं निकल पाएगा क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रही है। इफ इट विल बी रिटेन, मोर एंड मोर वाटर विल बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द फीसेस, फीसेस विल बिकम हार्ड लाइक अ स्टोन, देन इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू रिमूव, है ना। तो कतई मतलब विशियस साइकिल चढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं हिंदी में, कब्ज। कब्ज के लिए चूरण आता है, फलाना चूरण, ढमकाना चूरण, ये कब्ज यही है। देयर इज लेस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, feces becomes hard because of removal of water, and then it is becoming more difficult to remove. Okay, so water absorption from feces increases. जितना टाइम रहेगा उतना ही वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, उतना ही हार्ड फीसिस हो जाएगा। बस लास्ट सुनो, इनडाइजेशन, डाइजेस्ट नहीं हो रहा खाना, नाम से पता चल रहा है इनडाइजेशन, इन नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं हो रहा। वाई? फॉल्टी डाइजेशन। रीजन कुछ भी हो सकता है, एंजाइम सही से नहीं प्रोड्यूस हो रहे, लेस एंजाइम्स, बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो भाई, तुम 10 किलो खाना खा लोगे, इतना डाइजेस्टिव जूस थोड़ी प्रोड्यूस होता है, इनडाइजेशन तो होगा ही, उसके बाद आधा खाना बिना डाइजेस्टेड रह जाएगा। टू मच फूड इनटेक, देन ज्यादा मसालेदार खाना खा रहे हो, नहीं तुम्हारा स्टमक, नहीं तुम्हारा जीआईटी एब्जॉर्ब कर पा रहा। स्पाइसी फूड लिख दो यहीं पे, दिख रहा है स्क्रीन में। और जब ब्रेकअप हो जाता है बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से, या ज्यादा डांट पड़ जाती है या कुछ हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, तो भूख नहीं लगती है। कुछ भूखड़ों की बात नहीं कर रही हूं मैं, जिनको हर टाइम पे भूख लगती है, बल्कि और ज्यादा भूख लगती है, मैडम ब्रेकअप हो गया खाना दे दो, ऐसे भी होते हैं। नॉर्मली में भूख नहीं लगती है अगर आप टेंशन में हो तो, एंग्जाइटी। ये इनडाइजेशन के कारण है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर क्लास खत्म करते हैं। डन 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 बेटा, ओके बस चलो 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 क्लास खत्म। कौन से 4-5 डिसऑर्डर्स किए हमने? जॉन्डिस जिसमें पीला पीला हो जाता है सब कुछ, देन वॉमिटिंग, कंटेंट ऑफ स्टमक बाहर आ जाता है। देखो कंटेंट ऑफ स्टमक बाहर आ रहा है उल्टा तो वॉमिटिंग, कंटेंट ऑफ इंटेस्टाइन बाहर आ रहा है बहुत ही तेजी से तो डायरिया, टू मच पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, लिक्विड ज्यादा हो जाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। कॉन्स्टिपेशन, बहुत कम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, हार्ड फीसेस बन जाता है। इनडाइजेशन, डाइजेस्ट नहीं हो रहा फूड, किसी भी रीजन से हो सकता है। चलो आज की क्लास खत्म करते बेटा, गुड बाय, बाय बाय। सब्सक्राइब अगर कर रहे हो तुम लोग अनअकैडमी में, मैं कहूंगी तुम्हें, प्रेफर करूंगी कि तुम सब्सक्राइब करो। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अगर कर रहे हो तो ऋतु लाइव कोड यूज करो, पैसा बचेगा, जिंदगी आसान होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।